हेलो दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि मिडिल इंग्लिश के 3 पार्ट हैं। बिफोर चौसर, एज ऑफ चौसर और तीसरी है फ्रॉम चौसर टू स्पेंसर। दोस्तों, इस एज को एज ऑफ रिवाइवल भी कहा जाता है। रिवाइवल का मतलब ही होता है पुनर्जीवन, जिसका मतलब साफ है कि पुराने समय में जो अच्छे वर्क थे, हैंड रिटन थे, वो तो लंबा समय रह नहीं सकते, टिक नहीं सकते, इसलिए उसे प्रिंट करवा दिया जाता है। और यानी इन शॉर्ट लिटरेचर के मीनिंग में हम देखें तो एक टाइप का ये पुनर्जीवन ही हुआ, इसलिए इसे एज ऑफ रिवाइवल कहा जाता है। ये एज 1450 से लेकर 1550 तक चलती है। इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड भी जान लेते हैं। ये एज असंतोष, युद्ध और शोर शराबे के साथ शुरू होती है और एक अच्छे शासन, शांति और सर्वधर्म समभाव के साथ खत्म होती है। इन शॉर्ट, जब ये एज खत्म होने पर आती है तब एकदम शांति छा जाती है। दोस्तों, इस एज में वॉर ऑफ रोज हुआ था। यहाँ 2 टीम थी, एक थी द हाउस ऑफ यॉर्क और दूसरी थी द हाउस ऑफ लैनचेस्टर। द हाउस ऑफ यॉर्क का सिंबल था वाइट रोज और दूसरी टीम है द हाउस ऑफ लैनचेस्टर, इसका सिंबल था रेड रोज। दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई होती है। साथ ही द हाउस ऑफ यॉर्क का किंग है किंग रिचर्ड थर्ड और द हाउस ऑफ लैनचेस्टर का किंग है हेनरी सेवन्थ। इस लड़ाई को वॉर ऑफ रोज कहा जाता है बिकॉज दोनों टीम के सिंबल रोज ही है, एक का वाइट और एक का रेड। इस लड़ाई में हेनरी सेवन्थ यानी हेनरी ट्यूडोर जीत जाता है, जो कि रेड रोज से बिलोंग करता है। ट्यूडोर डायनेस्टी का शासन आ गया है अब और किंग बन गया है हेनरी थर्ड। दोस्तों, ये हेनरी ट्यूडोर दोनों टीम का खून है, यानी माता पिता अलग अलग रोज से बिलोंग करते थे। ट्यूडोर डायनेस्टी में लोग खुशहाल थे, लड़ाई झगड़े बंद हो गई। हेनरी थर्ड ने एजुकेशन को बढ़ावा दिया। साथ ही जो कुछ स्कॉलर ऐसे थे जिसे पढ़ाई करने के लिए फ़ॉरेन जाना है, तो उन लोगों के लिए एक अरेंजमेंट की, यानी इटाली और ग्रीस में फ्री में पढ़ने के लिए वो भेजता था। ये सभी चीज़ें रेनेसा का बैकग्राउंड माना जाता है। अब हेनरी सेवन्थ क्राउन मिल गया है, इसलिए अब कोई वारिसदार भी चाहिए, तो इसलिए 3 शादियाँ करते हैं। पहली शादी से मैरी नाम की बेटी हुई, दूसरी शादी से प्रोटेस्टेंट समुदाय की लड़की एन बोलोइन से की, जिससे एलिजाबेथन नाम की बेटी हुई। अब ये दोनों पहली और दूसरी शादी की जो बेटियाँ हैं, तो वो तो बेटी है, इसलिए वो क्राउन नहीं ले सकती, राजा नहीं बन सकती इन शॉर्ट। तो हेनरी ने तीसरी शादी की जैन सेमूर से, जिससे एडवर्ड सिक्स नाम का बेटा हुआ, जिसे सिर्फ 9 साल की उम्र में गद्दी पर बिठा दिया गया और 15 साल शासन कर मर जाता है। साथ ही वो खुद प्रोटेस्टेंट था, तो इसीलिए कैथलिक जो थे उसके शासन में उसे दूर कर दिया। दोस्तों, प्रोटेस्टेंट और कैथलिक क्या है? क्रिश्चियन धर्म के 2 समुदाय है, प्रोटेस्टेंट और कैथलिक। अब ये दोनों को आपस में बनती नहीं है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि अगर कैथलिक शासन पर आए तो प्रोटेस्टेंट को दूर कर देते हैं राज्य में से कि तुम लोगों को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, तुम चले जाओ। और प्रोटेस्टेंट आते हैं किंग या फिर क्वीन, तो वो कैथलिक को राज्य से निकाल देते हैं। अब एडवर्ड सिक्स है, वो तो प्रोटेस्टेंट समुदाय से था, तो इसलिए उन्हें एक काम किया कि कैथलिक जो सभी लोग थे उसे बाहर निकाल दिया। जैसे ही एडवर्ड सिक्स मरा, तुरंत क्राउन आ गया मैरी के हाथ में, बिकॉज वो पहली बेटी थी, तो इसलिए क्राउन उसके हाथ में आ गया है। और मैरी तो कैथलिक थी, इसलिए प्रोटेस्टेंट के साथ ये सब हमने देखा कि बहुत बुरा किया, और उसी वजह से उसे एक नाम से जाना जाता है हिस्ट्री में, ब्लडी मैरी। क्या कहा जाता है? ब्लडी मैरी। अब हेनरी की पहली वाइफ की बेटी मैरी की जगह आ गई है एलिजाबेथ, जो कि दूसरी वाइफ की बेटी है। अब एलिजाबेथ भी प्रोटेस्टेंट थी, फिर भी उसने दोनों समुदायों को साथ रखा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, इसलिए दोनों समुदाय को शांति मिल गई। हमारे यहाँ जैसे गुप्त युग को सुवर्ण काल कहा जाता है, वैसे यहाँ एलिजाबेथन की एरा को गोल्डन एज कहा जाता है। अब जानते हैं कि किस एरा में इम्पोर्टेंट घटनाएं कौन कौन सी हुई है। आखिर इस एरा में क्या ऐसा इम्पोर्टेंट है जो हमें जानना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा कि कैथलिक राजा कैथलिक प्रजा को ये अच्छा रखते थे, बट प्रोटेस्टेंट को अत्याचार करते थे, इसलिए प्रोटेस्टेंट्स ने रिफॉर्मेशन की मूवमेंट शुरू कर दी, यानी रिफॉर्मेशन का आंदोलन शुरू कर दिया। हमें भी कैथलिक के जितने ही हक मिलने चाहिए, और ये मूवमेंट मार्टिन ल्यूथर नाम के जर्मन साधु ने शुरू की, जिसके फॉलोवर्स को हम प्रोटेस्टेंट के नाम से जानते हैं। अब दूसरी मूवमेंट ये हुई कि स्विट्ज़रलैंड में एक आंदोलन शुरू हो गया, जॉन कैल्विन ने किया और एक नया संप्रदाय लाया जिसका नाम है कैल्विनिज्म।
ये एक अलग से बहुत डीपली संप्रदाय है, पूरा थियोलॉजिकल है। अब लिटरेचर के फील्ड में क्या हुआ वो जानते हैं। पहली चीज़, ये पोएट हैंड रिटन कॉपी बेचना बंद कर देते हैं क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस जो आ गई है। दूसरी चीज़, विलियम कैक्सटन नाम के इंसान ने ओरिजिनल इंग्लिश लाकर इंग्लैंड में एक अलग बदलाव ला दिया, यानी अब लोग प्योर इंग्लिश, मैंने आपको बताया था एज ऑफ चौसर में कि लोगों ने ठान ली थी कि अब हमें प्योर इंग्लिश ही बोलनी है बिकॉज हम इंग्लैंड के हैं, तो प्योर इंग्लिश बोलना हमारा हक है। तो विलियम कैक्सटन लाते हैं ओरिजिनल इंग्लिश इंग्लैंड में। साथ ही डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश बाइबल, अब प्रिंटिंग प्रेस आ गई है तो जॉन गुटेनबर्ग नाम का बंदा सबसे पहले बाइबल को प्रिंट करवाता है 1450 में। विलियम टेंडल ओरिजिनल हिब्रू और ग्रीक में लिखी गई बाइबल को 1525 में इंग्लिश में लेकिन आधी ही ट्रांसलेट करवा पाता है। इसलिए माइल्स कॉवरडेल नाम का इंसान विलियम टेंडल के आधे काम को पूरा करता है और इसे फाइनली 1535 में माइल्स कॉवरडेल बाइबल को कंप्लीटली इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा कर प्रिंट करवाता है। इसलिए ये सभी नाम याद रखना। अब देखते हैं लिटरेरी फॉर्म्स का हाल क्या था। सबसे पहले ड्रामा, इस दौरान ड्रामा का काफ़ी ग्रोथ हुआ और नीचे दिए गए टाइप्स का भी डेवलपमेंट हुआ। पहला है मिस्ट्री प्ले जिसमें बाइबल की सैड स्टोरीज होती है। दूसरा मिरेकल प्लेस जिसमें क्रिश्चियन धर्म के साधु महात्मा यानी मंक और नन्स के बारे में लिखा गया है। तीसरा है मोरालिटी प्लेस जिसमें अपने अंदर के अच्छे गुण हैं यानी वर्च्यूज़ है, उससे हमें क्या फ़ायदा होता है और जीवन में गुड वर्च्यूज़ लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में लिखा है। फिर ड्रामा का एक और नया टाइप आ गया है जिसका नाम है इंटरल्यूड्स, जिसमें रिलीजियस और पॉलिटिकल शॉर्ट में इश्यूज़ होते हैं, यानी एक ड्रामा का ही शॉर्ट फॉर्म है जिसमें रिलीजियस और पॉलिटिकल थीम पर लिखा जाता है। ये सभी प्लेज है और जॉन हेवुड नाम के राइटर ने ये काफ़ी इंटरलूड्स लिखे हैं। अब देखते हैं पोएट्री का क्या हाल था। जॉन स्केल्टन, जॉन लीजेट और स्टीफन हाउस ने अपनी अच्छी पोएट्री देकर एक अलग से पहचान बना दी है। अब चौसर की कंपैरिजन इन तीनों के साथ की जाए तो ये तीनों की पोएट्री बच्चों के जैसी लगती है। उन्होंने अच्छी लिखी है तीनों ने, बट चौसर के मुकाबले बच्चों के जैसी है। अब स्कॉटलैंड में जो पोएट चौसर जैसी पोएट्री लिखते थे वैसे ही स्टाइल में लिखते थे तो उसे स्कॉटिश चौसरियन कहा जाता था क्योंकि ये सब चौसर को फॉलो करते थे। जैसे अरिजीत सिंह जी के फॉलोअर्स को हम क्या कहते हैं, अरिजीत सिंह कैसे, वैसे ही। अब देखते हैं प्रोज का क्या हाल है। रिफॉर्मेशन की वजह से प्रोज इस टाइम में काफ़ी बढ़ावा लेते हैं, यानी बढ़ावा मिलता है उसे रिफॉर्मेशन के लिए। इस एज में प्रोज लिखने वाले नोटेबल राइटर्स में इरास्मस, थॉमस मोर का समावेश होता है। वैसे थॉमस मोर उतापिया के राइटर भी है। गाइज ये वीडियो ही ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।